लोग कल नहीं थे या जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में कुछ चीजें रिवाइज करता हूं जो आपको जरूरी पता होना चाहिए कल के लेक्चर की। कल हमने बहुत ही छोटा लेक्चर लिया था, आधे घंटे का, जिसमें हमने सिर्फ बेसिक्स कुछ रिवाइज किए और हमने बात की कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। हमने एक छोटा सा डायग्राम देखा था, अगर होगा तो मैं वो डायग्राम दिखा देता हूं आपको। ओके, आई थिंक यू कैन सी दिस डायग्राम। सबको दिख रहा है ये? हाँ सर। मैंने यहाँ पे एक, आप बोल सकते हो पैन बोलो या फिर वेसल बोलो, ये एक वेसल है, यहाँ पे एक हैंडल है। अच्छा, नीचे एक कॉइल बोल सकते हो या फिर सोर्स ऑफ हीट बोल सकते हो आप। इट्स अ सोर्स ऑफ हीट, या फिर कॉइल बोल सकते हो, या फिर गैस बोल सकते हो आप। ठीक है, नीचे एक गैस है, ऊपर एक बर्तन है जिसमें पानी भरा पड़ा है लेटस से। इधर से हीट ट्रैवल करता है, हीट ट्रांसफर होता है, जिसके कारण पानी गर्म होता है। न सिर्फ पानी गर्म होता है, साथ साथ बर्तन भी गर्म होता है, बर्तन के साथ साथ हैंडल भी गर्म होता है। इन्हीं में हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझने की कोशिश की थी। इन्हीं में हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझने की कोशिश की थी। अगर आपको ब्रॉडली खाली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन समझना है, ओके, एक सेकेंड, हमें अगर खाली कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझना है, जो हमारे नोट्स में हमें लिखना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम यूनिट 1 लिख दें, ओके, नाउ दिस इज यूनिट 1 एंड इट इज कंडक्शन, खाली लिखते हैं, ओके, सिर्फ लिखूंगा कंडक्शन, यूनिट 1 कंडक्शन। कंडक्शन में थोड़ा लंबा भी लिखा जाता है कंटेंट, जैसे कि इट इज हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड बॉडी एंड एट द सेम टाइम कंसिडरिंग इंटरनल हीट जनरेशन एंड पॉइजन इक्वेशन। तो काफी चीज आती है, बट फिलहाल खाली आप कंडक्शन के फॉर्म में इस चैप्टर का नाम याद रखो। ठीक है, सिर्फ कंडक्शन के फॉर्म में इस चैप्टर का नाम याद रखो। कंडक्शन चैप्टर का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर, सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर, ओके। इसका क्या मतलब है? हीट ट्रांसफर का मतलब होता है कि हर यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो हो रहा है। हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट हीट फ्लो। इट इज बेसिकली हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। इट इज हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट हो जाता है जूल पर सेकेंड, वैट, जूल पर सेकेंड, जिसको अपन वैट भी लिख सकते हैं। मतलब हर सेकेंड कितना हीट फ्लो हो रहा है, दैट इज हीट ट्रांसफर। किसी बॉडी में कितना हीट है इस चैप्टर का स्कोप नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप था। कोई बॉडी कितना हीट दे सकती है इस चैप्टर का स्कोप नहीं है, थर्मो का स्कोप था। इस चैप्टर को सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, हीट का बहाव, हीट का फ्लो, बराबर। सिस्टम चाहे ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, उसमें हीट फ्लो हो सकता है। सिस्टम चाहे ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, उसमें हीट हो सकता है फ्लो। मास फ्लो सिर्फ ओपन सिस्टम में होता है, मास फ्लो सिर्फ ओपन सिस्टम में होता है। हीट ट्रांसफर के कितने टाइप होते हैं? हीट ट्रांसफर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, पहला होता है कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, एंड तीसरा होता है रेडिएशन। कल हमने कुछ भी लिखा नहीं था, तो आज आप लिख सकते हैं मेरे समझाने के या रिवाइज कराने के बाद। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ओके। कंडक्शन के बारे में कोई मुझे बताएगा क्या होता है कंडक्शन, अगर किसी से पूछा जाए तो? सर, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसको मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं, बाय द वे। वो मैकेनिज्म में आ जाता है कंडक्शन के। लेकिन कंडक्शन का मतलब अगर कोई पूछे तो क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब वो जरिया होता है, उसके वजह से कंडक्शन होता है। लेकिन अगर आपको कोई कंडक्शन पूछता है तो क्या होता है? कंडक्शन इज हीट ट्रांसफर विद इन अ बॉडी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। कंडक्शन इज हीट ट्रांसफर विद इन अ बॉडी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। हॉट से कोल्ड एंड की तरफ जो हीट ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर ही अंदर, उसे कंडक्शन कहते हैं। मेजॉरिटी इट इज रेफर टू सॉलिड बॉडी, मेजॉरिटी इज रेफर टू सॉलिड बॉडी, बट इन फ्यू एक्सेप्शंस इसे लिक्विड और गैसेस के लिए भी रेफर किया जाता है, जहां पे लिक्विड और गैस एक किसी जगह पे ट्रैप्ड होते हैं छोटे क्वांटिटी में, तो वहां पे फ्लोइंग फ्लूइड नहीं होता,
जब फ्लोइंग फ्लूइड ना हो लेकिन फिर भी उसके अंदर से विद इन हीट ट्रांसफर जाए, मतलब ऐसा जैसे ये लिक्विड है, इसमें से हीट ऐसा निकल के इस तरफ गया, हीट उसमें से निकल के ऐसा गया और लिक्विड जगह जगह पे ही है, तो उस समय लिक्विड में कंडक्शन हुआ, बराबर। हाँ सर। ओके, इट इज हीट ट्रांसफर, it is heat transfer within a body, within a body, ब्रैकेट में लिख देता हूं मोस्टली सॉलिड, मोस्टली सॉलिड, it is heat transfer within a body mostly solid from hot end to cold end. ओके, इसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन अगर कोई पूछता है आपसे तो कोई क्या फेंकेगा कन्वेक्शन के फॉर्म में? डेफिनेशन क्या फेंकोगे आप? Heat transfer due to mass flow. Okay, heat transfer from a surface because of flowing fluid. एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला इसको मैंने? हीट ट्रांसफर, इट्स अ सरफेस फिनोमेना, विद इन नहीं है, विद इन नहीं, सरफेस फिनोमेना। हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए सरफेस, फ्रॉम ए सरफेस, सरफेस के ऊपर से, विद इन नहीं, विद इन होता है तो कंडक्शन, मतलब आर पार बोला तो कंडक्शन, और सरफेस के ऊपर ऊपर से बोला तो कन्वेक्शन। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए सरफेस because of flowing fluid, because of flowing is very important, flowing fluid can be liquid, fluid can be gas, is called as convection. Heat transfer from a surface because of flowing fluid is called as convection, and most of the time 99.99% the surface is solid, but कई जगह पे स्टेशनरी लिक्विड जो होता है, स्टेशनरी लिक्विड, उस स्टेशनरी लिक्विड पे से भी हवा गुजर के जा सकती है ना। जैसे कोई बर्तन पे पानी रखा हुआ है, खुला है, तो उसके ऊपर से अगर हवा निकल के जा रही है और उसका हीट अगर लेके जा रही है पानी का, तो दैट इज ऑल्सो कन्वेक्शन। कोई अगर बाल्टी है, उसमें पानी है, पानी थोड़ा गर्म है, अगर एटमॉस्फेयर से गर्म है अगर, तो हवा गुजर के जाएगी, हवा आएगी और इसका हीट अगर लेके जाएगी लेटर से, तो दैट इज ऑल्सो कन्वेक्शन, that is also convection. Okay, it is a surface phenomena, बस याद रखना, it is a surface phenomena. Heat transfer from a surface because of flowing fluid is called as convection. And last होता है heat transfer due to क्या? Electromagnetic waves. हाँ, due to electromagnetic waves is called as radiation. आज हम सीखेंगे इनके पेरेंट इक्वेशन देने वाले भाइयों के बारे में। ओके, हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड एज रेडिएशन। अच्छा, इसके तीनों के इक्वेशन दिए गए किन्हीं साइंटिस्ट द्वारा, आज हम उनके बारे में समझेंगे और इनके हीट ट्रांसफर को और समझ के लेंगे, इनके इक्वेशन को भी देखेंगे, ठीक है। ओके, डू वन थिंग, 2 मिनट्स टाइम लो, फटाफट इसको छाप लो इतना, फिर अपन एक एक करके लॉज पे जाएंगे। छापो फटाफट। ओके, हीट ट्रांसफर में 3 तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसमें कंडक्शन के जो फादर हैं उनका नाम है फूरियर भाई, जिन्होंने हमें इक्वेशन दिया है ऑफ कंडक्शन थ्रू अ सॉलिड स्लैब या फिर सॉलिड बॉडी। इन्होंने जो इक्वेशन दिया है वो एक्सक्लूडिंग इंटरनल हीट जनरेशन है। now you will be like, what is excluding internal heat generation? आप लोगों ने ऐसे बॉडीज भी देखे हैं जो खुद भी हीट जनरेट करते हैं, यू कैन से अपने बल्ब्स है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इनमें हीट जनरेट होता है, सही है, इनमें हीट जनरेट होता है। फूरियर ने हीट जनरेट करने वाली बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। Fourier is only talking about that another layer which is only helping in conduction. Fourier is only talking about conduction. It means अगर कोई बिजली की तार है, उसके ऊपर अगर तुमने इंसुलेशन वायर लगा दिया,
तो फूरियर विल ओनली टॉक अबाउट दैट इंसुलेशन लेयर, इट विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिजली की तार. Fourier doesn't understand how exactly heat is generating at which rate. Are you getting my point? सर मतलब वो तार से आउटर मोस्ट लेयर तक हीट कैसे ट्रांसफर हुआ, बस उतना ही. हाँ, Fourier talks about मान लो कोई सोर्स है, हीट बना रहा है, कोई सोर्स है वो हीट बना रहा है, तो वहां से अब हीट बन के आगे बढ़ेगा, तो उसके आगे जो लेयर्स हैं वो लेयर किस तरह से बिहेव करेंगे, उनका क्या असर होगा. तो फूरियर ओनली टॉक्स अबाउट फ्रॉम दी सरफेस जो हीट जनरेट कर रहा है टिल एटर्निटी, जिसमें लेयर्स आते रहेंगे, उनके बारे में फूरियर ने बात किया. समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना जरूरी है. तो इसको जिसने समझा है उनका नाम है पॉइसन भाई. आप लोगों ने मैथ्स में फूरियर इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन ऐसा कुछ पढ़ा रहेगा. स्टैटिस्टिक्स में था सर. हम इस यूनिट में उसको डिराइव करने वाले, कैसे आया था सीखने वाले. ठीक है, इसी यूनिट में आगे चल के हम सीखेंगे कि वो इक्वेशन बना कैसे. तो पॉइसन का इक्वेशन भी वहां पे देखेंगे, फूरियर का भी इक्वेशन देखेंगे, और एक और साइंटिस्ट भाई जिनका नाम आपने कई बार सुना रहेगा, लैपलास, उनका भी इक्वेशन देखेंगे. आर यू रेडी? हाँ सर. चलो, फूरियर भाई क्या बोलते हैं? फूरियर भाई बोलते हैं कि मान लो अगर एक स्लैब है, उसका एक एंड अगर हॉट है, तो अल्टीमेटली दूसरा कोल्ड होगा. हॉट कोल्ड रेफरेंस ही तब आता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है. फूरियर बोलता है कि अगर कोई स्लैब है जिसका एक सतह गर्म है, एक सतह अगर हॉट है और दूसरा सतह अगर कोल्ड है. अच्छा, ये ऐसे ऊपर नीचे दिखाने का मतलब है विजुअली देख के समझ जाओ कि जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो कम है. लेकिन इसका मतलब क्या है, ये पूरा T1 टेम्परेचर पे होगा और ये पूरा T2 टेम्परेचर पे होगा. अब ये क्या है? ये सिंपल अपना एक स्लैब है, ऐसा पूरा एक अपना 3 डायमेंशन स्लैब है, जिसका ये पूरा दीवार जो है T1 टेम्परेचर पे होगा. ठीक है, और इसके पीछे वाला पूरा जो होगा T2 टेम्परेचर पे होगा. सो मान लो एक स्लैब है जिसका एक तरफ टेम्परेचर T1 है, दूसरी तरफ टेम्परेचर T2 है, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T1 माइनस T2, है ना. अगर मैं dt लिखूंगा तो वो हो जाएगा माइनस T1 माइनस T2, समझा मैंने क्यों लिखा ऐसा? करेंगे बात इस पे, डोंट वरी. ठीक है सर T2 का ज्यादा टेम्परेचर है T1 से. नहीं, विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी, अभी नहीं. इस टॉपिक के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा. T1 T2 दो दीवार का टेम्परेचर है, या दो टेम्परेचर डिफरेंस है. तो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अगर dt से डिनोट किया जाए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस को मैथमेटिकली हम लोग dt लिखते हैं, dt से डिनोट किया जाए, if there is a temperature difference within a wall, heat will flow. That is the basic law of heat transfer. बराबर ना, बचपन में सीखा था. अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगा. हाँ सर. अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगा. अच्छा, तो टेम्परेचर डिफरेंस पहले हमने क्रिएट कर दिया, और चैप्टर है और सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर, तो इसमें हीट फ्लो होगा. तो अगर किसी दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में अगर हीट फ्लो हो रहा है, और मान लो जिधर से हीट फ्लो हो रहा है उसका कोई तो एरिया भी है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलूंगा मैं. क्यों? क्योंकि हीट ऐसे फ्लो होगा. हीट ऐसे क्यों फ्लो होगा? क्योंकि T1 बड़ा है, T2 छोटा है. पता? हाँ सर, समझ गया. मान लो T1 बड़ा है, T2 छोटा है, और हीट फ्लो T1 से T2 हो रहा है. तो जिसमें हीट फ्लो हो रहा है उस स्लैब का कोई तो एरिया होगा और कोई तो थिकनेस होगा. तो ये हो जाएगा थिकनेस dx, ये हो जाएगा थिकनेस उसका dx लेटर से, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो a हो जाएगा. क्रॉस सेक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि हीट फ्लो इज एग्जैक्टली नॉर्मल टू दैट क्रॉस सेक्शन. समझ में आया? मतलब अगर ये ऐसा स्लैब है, तो हीट फ्लो विल बी एग्जैक्टली नॉर्मल.
इसे उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन वर्ड आता है जब कोई डायरेक्शन उसको नॉर्मल होता है। I hope you understand why there is a word cross section in picture. आगे बढ़ू अब? हाँ सर। ओके, क्रॉस सेक्शन ए, थिकनेस, ओके, thickness dx, thickness dx. Okay, now we understood that there is heat transfer within a slab there where there is a temperature difference. The slab has got area of cross section A and slab has a thickness dx. What does Fourier say? Fourier भाई क्या बोलते? Fourier भाई बोलते that heat transfer through a slab is directly proportional to area. It is directly proportional to temperature difference and inversely proportional to thickness. क्या बोला वो? Heat transfer is directly proportional to area, directly proportional to temperature difference and inversely proportional to thickness. म्हणजे काय? अगर किसी स्लैब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी जगह इतना कर दोगे तो इसके मुकाबले इसमें से हीट ज्यादा जाएगी। मेक सेंस? हाँ सर। हाँ सर। मतलब अगर मेरे में से हीट निकालनी हो, मेरे अंदर फुल हीट है और वो हीट ऐसे जाने को तैयारी नहीं है, उसके लिए मुझे ऐसा फिन लगाना रहे। फिन, एक फिन मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक फिन मैंने छुटकू लगा दिया, 2 फिन लगा दिया, एक मोटा फिन लगा दिया, एक पतला फिन लगा दिया, तो आप खुद बता सकते हो किसमें से ज्यादा हीट निकल के जाएगा पर सेकेंड। सर ये क्वालिटी ऑफ हीट नहीं बताएगा ना, मतलब बस ट्रांसफर के बारे में। क्वालिटी ऑफ हीट इज सेम फॉर बोथ। ट्रांसफर रेट, हर सेकेंड कितना हीट निकल के जाएगा बॉडी में से, आप सिंपल सा दिमाग लगा सकते हो। अगर ये बहुत चौड़ा होता, अगर इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता तो इसमें मुकाबले इसमें ज्यादा हीट जाता। इट इज लाइक पाइप में से पानी फ्लो होना, छोटा पाइप में पानी कम जाएगा, मोटा पाइप में पानी ज्यादा जाएगा। पाइप सर पतला बट है, दोनों में एरिया, हीट पर एरिया सेम होगा ना? हीट फ्लो पर हाँ सर, एरिया। वही हीट फ्लो पर एरिया। तभी तो एरिया बढ़ गया तो हीट फ्लो बढ़ गया ना, समझ रहे हो? मतलब सोर्स इनफाइनाइट पे है और अगर एक ऐसा दीवार है, ओके, अगर एक ऐसा दीवार है, उस दीवार में एक ये बॉडी लगा दिया और एक ये बॉडी लगा दिया, ओके, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? मान लो ये पूरा इंसुलेटेड है, तो इसमें से ज्यादा हीट निकलेगा ऊपर वाले में से कि नीचे वाले में से? नीचे वाले से ज्यादा जगह है तो। यस एग्जैक्टली, बस वही कहना चाहता है फूरियर। फूरियर बोलता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो कंडक्शन रेट भी बढ़ जाएगा, बराबर। सर मतलब फूरियर ये अज्यूम करके चल रहा है कि हीट पर यूनिट एरिया दोनों में सेम है। ऑब्वियसली ना, मटेरियल सेम रहेगा तो एरिया से बराबर हीट ही निकल के जाएगा ना, भेदभाव तो नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो देयर इज नो अदर रीजन कि वहां पे भेदभाव हो कि नहीं इसमें से रेट अलग होगा, इसमें से रेट अलग होगा पर यूनिट एरिया, बराबर ना? हाँ सर। तो बस वही है। तो फूरियर भाई ने हमको जो बोला है, अज्यूम नहीं किया है, फूरियर भाई ने स्टडी किया है अपने लाइफ में और फिर कंक्लूड किया है। फूरियर भाई ने क्या कंक्लूड किया है? फूरियर भाई बोलते हैं अगर छोटा एरिया लगाओगे तो कम हीट जाएगा पर सेकेंड, बड़ा एरिया लगाओगे तो ज्यादा हीट जाएगा पर सेकेंड, बराबर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, पहला क्लियर हो गया। फिर दूसरी बात फूरियर भाई बोलते हैं अगर टेम्परेचर डिफरेंस जाती है, मतलब अगर ये T1 ज्यादा बढ़ जाएगा अगर, तो भी हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। हाँ सर समझ गए। ये तो कॉमन सेंस है, ये आप लोगों ने बचपन में देखा रहेगा या फिर अपने अभी रियल लाइफ में भी देखोगे। जब चाय बहुत गर्म होती है तो उसमें से हीट फास्ट निकलता है, जब चाय ठंडी होनी शुरू हो जाती है तब उसमें से हीट स्लो निकलता है। Why? The temperature difference between the chai and the atmosphere matters. More the temperature difference between chai and atmosphere, faster the heat transfer rate. Lesser the temperature difference between the chai and atmosphere, lesser the heat transfer rate.
म्हणजे हीट ट्रान्सफर रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस. इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर, हीट ट्रान्सफर रेट विल बी मोर. हाँ सर. एंड नेक्स्ट आएगा थिकनेस. थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर रेट. जितना इस स्लैब का थिकनेस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स हीट को टैकल करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा. उसके हिसाब से अगर थिकनेस बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट घटेगा. कॉमन सेंस. बराबर ना? हाँ सर. हाँ सर. मतलब अगर कोई बॉटल है, बॉटल के ऊपर लेयर का लेयर बढ़ाते जाओ तो हीट ट्रांसफर रेट अपने आप घट जाएगा. मतलब हर सेकेंड हीट कम निकल के जाएगा. दैट इज द फंडा ऑफ इंसुलेशन. बराबर. और यही चीज स्वेटर भी करता है ना? Yes, you can say that. इसमें और भी बातें सीखेंगे इस यूनिट में हम लोग, क्रिटिकल थिकनेस वगैरह. बट फिलहाल थिकनेस बढ़ता तो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन घटता. बराबर. हाँ सर. अच्छा, सर बस प्रोपोर्शनल. इतने ही फैक्टर है कि और कोई फैक्टर नहीं है हीट ट्रांसफर के लिए? अभी रुको ना, अभी कंडक्शन की बातें चल रही है. ठीक है. फूरियर ने हमको कंडक्शन का इक्वेशन दिया है. फूरियर बोलता है हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन is directly proportional to area of cross section and temperature gradient. इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं. टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस. इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है. हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन is directly proportional to area of cross section and temperature difference and inversely proportional to thickness of the slab. ये कंडक्शन का फूरियर द्वारा दिया हुआ लॉ है. प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना पड़ेगा. तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद में ये इक्वेशन दिखता है -KA dt by dx. माइनस के बारे में बात करेंगे, बट K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन भी कहते हैं या थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं. इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन. ओके. के आ गया प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया. माइनस साइन क्यों आया? कौन बताएगा? पट्टे से बता दो. heat loss, heat rejected from body. कई लोगों को वाइवा में पूछ लिया जाता है, अरे हीट लॉ में अवे इतना जा बोलने रही के है. बाद इधर माइनस के लिख दिया, क्या के नेगेटिव है क्या? ऐसा पूछते हैं. के नेगेटिव है ऐसा पूछ लेते हैं. आपको लगता है कि के नेगेटिव है? कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होता ना? नहीं, कांस्टेंट कभी हो नेगेटिव सकता नहीं है. होता. पहली बात करेक्ट. दूसरी बात, सर सर हीट FM अवे में जा कैसे? रही है. बोलो. हीट सोर्स से अवे जा रहा है. नहीं, कोई और क्या बोल रहे थे कुछ तो. सर FM में आप प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव लेते थे वैसा ही. ये बच्चा स्मार्ट है. ओके भाई लोग, बहुत सिंपल सी बात है. dt को अगर मैथ्स में पढ़ा जाए तो उसको कहा जाता है T2 - T1. dt को मैथ्स में कहा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल. और फाइनल माइनस इनिशियल में T2 - T1 में T2 छोटा है, छोटा माइनस बड़ा बिकम्स नेगेटिव ना. हाँ सर. So this will be nothing but minus of T1 minus T2. So basically ये माइनस साइन जो है, ये रेफर करता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो नेगेटिव है. Why temperature difference is negative? The temperature difference is negative because final minus initial is a lesser value than 1. Final छोटा है, initial बड़ा है, इसलिए dt नेगेटिव. समझा? हाँ सर. इसका मतलब है कि यहाँ पे ये माइनस dt है, ये माइनस k नहीं है, ये माइनस dt है. तो ये माइनस साइन यहाँ पे लिख दूं अगर, तो माइनस dt क्या हो जाएगा? माइनस dt T1 माइनस T2 हो जाएगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखना है? माइनस dt को रिप्लेस करके T1 माइनस T2 लिखना है आपको. इतनी बात समझ में आई? हाँ सर. हाँ सर. बच्चा लोग टाइटल डालो फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन. और वहां पे मैं स्टेटमेंट यहीं पे लिखता हूं और डायग्राम बनाओ आप. ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम बनाओ आप, एंड उसके बाद में 1 2 3 फटफट लिख लो. शुरू करो.
it states that heat transfer due to conduction is directly proportional to cross section and temperature difference and inversely proportional to thickness of body. Okay, write the statement. Okay, ये किसने दिया है? फूरियर भाई ने दिया है. फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन. स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट के बाद में डायग्राम बना लो. ओके, ड्रॉ द डायग्राम. देन राइट दीज फॉर्मूलास. जहां पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, नंबर डाल देता हूं. पहला आएगा स्टेटमेंट, दूसरा आएगा डायग्राम, तीसरा आएगा ये इक्वेशन, चौथा ये आ जाएगा पांचवा, और ये छठवा. फटाफट छाप लो. और ये जो बात है, ये जो बॉक्स में लिखा है, इसको भगवान के पट्टे में लिखो. भगवान का पट्टा मतलब नोटबुक के ऊपर. भगवान के पट्टे में लिखो. शुरू करते हैं. बच्चा लोग, ये सब कुछ अगर हो गया है तो आपको सब डॉक्यूमेंट लिखवा दिया है. टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस, सबके बारे में लिखा है. के थर्मल कंडक्टिविटी. थोड़ा यूनिट्स देख लेते हैं अभी. यहाँ पे देखो, एरिया का यूनिट आपको मालूम ही है. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. थिकनेस मीटर मान लो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लेट से मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है. टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी केल्विन और डिग्री सेल्सियस. फर्क पड़ता है क्या? नहीं, फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाता है. डिफरेंस चाहे केल्विन हो 257 से कैंसिल आउट हो जाएगा. मैग्नीट्यूड रिमेन से. मतलब अगर आपको कोई केल्विन में दे, डिग्री में दे, तो कन्वर्ट करते मत बैठना डिफरेंस को. ओके, क्योंकि T1 को केल्विन में करो, T2 को केल्विन करो, तो भी डिफरेंस विल बी इक्वल टू दोनों इन डिग्री. बराबर ना? मतलब ये 40 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, डिफरेंस 3 हो गया. फिर ये 313 और ये 383, तो भी डिफरेंस 40 हो गया. 283, बराबर ना? तो भी डिफरेंस 40 हो गया. डिफरेंस का यूनिट केल्विन और डिग्री सेम होता है, बिकॉज दे आर सिंपली डिफरेंस. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. ओके, हीट ट्रांसफर का यूनिट होता है वैट. हीट ट्रांसफर का यूनिट होता है वैट. नाउ यू हैव एवरीथिंग. टेल मी व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ के. वैट पर मीटर केल्विन. परफेक्ट. ये रहा, देखो ये वैट है, बराबर. माइनस के का यूनिट चाहिए मुझे. ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया केल्विन, ये हो गया मीटर. तो ये मीटर मीटर कट गया, तो केल्विन का यूनिट, सॉरी, के का यूनिट क्या हो गया? के का यूनिट हो जाएगा वैट पर मीटर केल्विन. कभी अगर डिग्री सेल्सियस में भी कोई देता है तो डोंट ट्राई टू कन्वर्ट, सिंपली यूज इट एंड डोंट हैव टू वरी अबाउट इफ इट इज इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन. ओके, चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, चाहे केल्विन में दिया जाए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन. ठीक है? अगर वो देते हैं 10 वैट पर मीटर केल्विन, तो दैट इज इक्वल टू 10 वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. प्लीज डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इट. किसी को डाउट है इस बात में तो पूछ लेना, वरना लिख लो फटाफट. के का यूनिट लिख लो वैट पर मीटर केल्विन. ओके, ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको? Q इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx. बराबर. हाँ सर. ओके, इसे कहते हैं हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर. ओके, हीट फ्लो रेट पर यूनिट टाइम, अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं. इसका यूनिट होता है वैट. कंडक्शन के बारे में हो गया. ओके, हो गया कंडक्शन के बारे में. कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है,
जैसे फूरियर ने हमको कंडक्शन का लॉ दिया, जैसे फूरियर ने हमको कंडक्शन का लॉ दिया, वैसे ही न्यूटन ने हमको, ओके, वैसे ही न्यूटन ने हमको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने हमको कन्वेक्शन का लॉ दिया, न्यूटन ने हमको कन्वेक्शन का लॉ दिया। मतलब जैसे कंडक्शन किसी स्लैब के बारे में बात करता है, कन्वेक्शन बोलता है कोई अगर सरफेस है, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, कन्वेक्शन सरफेस पे से होता है, कन्वेक्शन सरफेस पे से होता है। अगर कोई एक ऐसा सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर मान लो T1 है, ओके, हॉट है सरफेस, सरफेस का टेम्परेचर अगर T1 है, T1 हॉट सरफेस है, एंड आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ओके, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्डर है, आसपास का एटमॉस्फेयर अगर कोल्डर है तो वो आसपास का एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसकी हीट को लेगा और ऊपर चला जाएगा, उसकी हीट को लेगा और ऊपर चला जाएगा। कोल्डर हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर जाती है, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो आसपास की हवा है, ये जो आसपास की हवा है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा लेट अस से वो T2 रहेगा, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो T2 रहेगा। सरफेस एरिया जो एक्सपोज रहेगा प्लेट का, प्लेट ऐसा शेप का रहेगा, मान लो एक ऐसा प्लेट है, ये ऐसा शेप का प्लेट है, ठीक है, ये रहा वो प्लेट जो एक्सपोज है, इसका एरिया जो रहेगा वो A रहेगा, इसका पूरा टेम्परेचर T1 है और इसके ऊपर की जो हवा है वो T2 है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका जो एरिया रहेगा दैट एरिया विल बी A। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन वर्ड नहीं रेफर किया जाता है, यहाँ पे सरफेस एरिया रेफर किया जाता है, ओके। तो ये रहेगा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द फ्लूइड, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द फ्लूइड। क्या है यहाँ पे, T1 है सरफेस का टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर T2 है, सरफेस एरिया A एक्सपोज्ड है। दिस इज द प्रीरेक्विजिट बिफोर द लॉ। लॉ सीखने के पहले ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इस पे न्यूटन भाई ने हमको क्या बोला है, इस पे न्यूटन भाई बोलते हैं दैट हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन, heat transfer due to convection is directly proportional to surface area in contact, to surface area and temperature difference, and temperature difference between surface and fluid, surface and fluid। म्हणजे काय, Q if it is the heat transfer, Q अगर heat transfer due to convection है, then it is directly proportional to area which is in contact, and also it is directly proportional to temperature difference। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली मैं T1 माइनस T2 लिखूंगा, जो कि न्यूटन भाई भी लिखते हैं डायरेक्ट, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा, क्या टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी सरफेस एंड दी फ्लूइड लिखा है मैंने, इट इज ऑलवेज बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, यहाँ पे नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का एसएल ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा, ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा, विच इज डिनोटेड एज डेल्टा टी एंड नॉट dt। इधर डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है, विच इज बड़ा माइनस छोटा। समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखूंगा अगर, तो आएगा इक्वल टू HA डेल्टा टी, HA T1 माइनस T2, which can be written as HA डेल्टा टी, HA डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका हीट ट्रांसफर, ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर, ओके, ये हो गया हीट ट्रांसफर, इसका यूनिट हो जाएगा अगेन वैट, ये हो जाएगा सरफेस एरिया, ये हो गया सरफेस एरिया जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस जो आपको मालूम ही है, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। इसका यूनिट आप देख के भी बता सकते हो, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, बराबर, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसका यूनिट वैट रहेगा, इसका मीटर स्क्वायर रहेगा, इसका केल्विन रहेगा, तो H का यूनिट हो जाएगा वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। समझे?
इतना ही है, इतना ही लॉ है बस, समझ में आया? हाँ सर। ओके, एक काम करो, लिख लो, फिर आपको मैं कन्वेक्शन के बारे में कुछ छोटी बातें और बताऊंगा, बारीक बातें और बताऊंगा। पहले लिख लो, ये लॉ लिख लो, ये डायग्राम बना लो, और ये दोनों फॉर्मूलाज के साथ साथ इनके यूनिट्स लिख लो। इतना लिख लो, देन विल टॉक अबाउट कन्वेक्शन थोड़ा सा इन डेप्थ। कन्वेक्शन के कितने प्रकार? दो। पहला नेचुरल फोर्स्ड। परफेक्ट, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, ओके, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, और एक होता है फोर्स्ड, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के दो प्रकार। नेचुरल कन्वेक्शन में फ्लो दोनों में होना चाहिए, क्योंकि कन्वेक्शन मतलब फ्लोइंग फ्लूइड, लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन में बायंसी की वजह से फ्लो होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। फ्लूइड फ्लो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ये होता है नेचुरल कन्वेक्शन में। एंड यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होता है ड्यू टू फैन और ब्लोअर। फ्लूइड फ्लो ड्यू टू मैकेनिकल डिवाइस या एलिमेंट, मतलब बाहर से धक्का लगा के फ्लो कराया जाता है। कोई पंखा होगा, कोई ब्लोअर होगा, कोई पंप होगा, उसकी वजह से फ्लो जब होगा फ्लूइड का तो फोर्स कन्वेक्शन होगा। और अगर हवा अगर खुद ही फ्लो होगी तो उसे नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे ये प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया, इस प्लेट में आसपास की हवा गर्म होगी, डेंसिटी कम हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगी, और वो जब ऊपर चली जाएगी तो अपने आप हायर डेंसिटी का फ्लूइड को जगह मिलेगा, वो नीचे आ जाएगी, तो इसे नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। फ्रिज का दरवाजा जब खोलते हो तो वहां पे ज्यादातर नेचुरल कन्वेक्शन होता है। जो छोटे फ्रिज होते हैं ना, उसमें नेचुरल कन्वेक्शन पे डिपेंड करती है। फ्रीजर कोल्ड होता है, और बहुत कोल्ड होने के कारण वहां से हाई डेंसिटी जो हवा है वो नीचे आती है, और जो खाना नीचे का होता है वो गर्म होता है, तो वहां की हवा गर्म होके ऊपर की तरफ जाती है, उसको नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। बराबर, हाँ। ये लिख लो पहले। दो तरह के कन्वेक्शन होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है फोर्स्ड। फ्लूइड फ्लो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन में फ्लूइड फ्लो ड्यू टू मैकेनिकल डिवाइस। रेडिएशन के बारे में, ओके, इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे इसके पूरे जब यूनिट शुरू हो जाएंगे तब, बट फिलहाल के लिए व्हेन इट इज अबाउट रेडिएशन, जैसे न्यूटन ने हमको कन्वेक्शन का लॉ दिया, फूरियर ने हमको कंडक्शन का लॉ दिया, हमें स्टीफन का स्पेलिंग क्या है? PHAN है कि FN? PHN, स्टीफन बोल्ट्जमैन, आपने नाम सुना है ये? हाँ सर। स्टीफन सर बट स्टीफन अलग सुना है, बोल्ट्जमैन अलग सुना है, दोनों एक साथ पहली बार सुन रहा हूं। ओके, इट्स स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, आई जस्ट क्रॉस चेक PH है कि F है, बट यस इट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन भाई ने हमको रेडिएशन का लॉ दिया। स्टीफन बोल्ट्जमैन भाई ने हम लोगों को रेडिएशन का लॉ दिया है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है हर ब्लैक बॉडी, ओके, हर ब्लैक बॉडी अपने सरफेस पे से हीट या फिर रेडिएशन एमिट करती है। अब आप बोलेंगे ब्लैक बॉडी ही क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉ स्पेसिफिक ब्लैक बॉडी के लिए ही दिया हुआ है। बॉडीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, व्हाइट बॉडी, ओपेक बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ग्रे बॉडी, बट ये लॉ स्पेसिफिकली ब्लैक बॉडी के लिए है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने हमको ये लॉ ब्लैक बॉडी के लिए दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन एमिट करेगी, तो उस एमिशन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के 4th पावर को। मतलब इधर नोटेशन थोड़ा अलग है, इधर थोड़ा सा नोटेशन अलग है। यहाँ पे रेडिएशन को एमिसिव पावर के फॉर्म में लिखा जाता है स्मॉल e, हीट ट्रांसफर को E के फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो होता है ये होता है हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। मतलब अगर मैं आपको E बोलूं तो E इज बेसिकली Q by A, E is basically Q by A. If you see this formula,
Q इज इक्वल टू एच डेल्टा टी, तो ये A को नीचे ले लो तो Q बाय A हो जाएगा। इफ यू सी दिस फॉर्मूला Q बाय A हो जाएगा, समझ में आ रहा, पर यूनिट एरिया। तो एमिसिव पावर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया या फिर रेडिएशन पर यूनिट एरिया। इट इज इक्वल टू रेडिएशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट हो जाता है वैट पर मीटर स्क्वायर, वैट पर मीटर स्क्वायर। तो एमिसिव पावर किसका, ब्लैक बॉडी का, तो उसको डिनोट किया जाता है एज ईबी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या बोलता है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its surface temperature, is directly proportional to fourth power of its surface temperature, directly proportional। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो EB is equal to सिग्मा into T⁴, जहां पे इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये दादा आपका टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा केल्विन में होता है बच्चों, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा केल्विन में होता है, और इसका यूनिट जाएगा वैट पर मीटर स्क्वायर, वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा इसमें और भी कुछ बातें हैं जो हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप टाइटल लिखो, टाइटल लिखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक फॉर्मूला। स्टीफन ओके, करेक्ट लिखा है मैंने, STEPHN, स्टीफन बोल्ट्जमैन, नहीं F है, F है। ओके, STEFN, इट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन हॉकिंस का PH है, बोल्ट्जमैन का F है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखो, इट स्टेट्स दैट it states that emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its temperature, is directly proportional to fourth power of its temperature। समझा? आगे का पार्ट लिख लो, E equal to Q by, which is emissive power, it is radiation per unit area, EB is directly proportional to T⁴, ये लॉ है। ओके, इक्वल टू डाल के सिग्मा डालना है ये, ठीक है, ये सिग्मा का यूनिट है, दिस इज सिग्मा, जो अपन स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखते हैं ना सिग्मा, वो वाला सिग्मा है। इसको कहा जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्यों लिखता बार बार में। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बड़ी आसान है याद रखने को, मतलब मैं इसको हमेशा याद रखता हूं एस 5 6 7 8, 5 6 7 8, मतलब दैट्स हाउ आई रिमेंबर। 5.67 into 10⁻⁸, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 10⁻⁸, ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है। वो H और K होता है, वो हर मटेरियल का अलग होता है, इसलिए उधर रट्टा नहीं मरवा है, यहाँ पे ये हमेशा रट्टा मारना पड़ता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 into 10⁻⁸।
सर ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। पर यूनिट एरिया ना मैटर। ओके, एरिया का यूनिट मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस पे हम लोग ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, फिर फॉर्मूला में छोटा बहुत मॉडिफिकेशन वो भी देखेंगे, छोटा बहुत मॉडिफिकेशन। इन डेप्थ मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग शुरू करेंगे रेडिएशन यूनिट। ओके, बेसिक्स खाली देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, फिर सर्किट बनाने का तरीका, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं कल के लेक्चर। कल का लेक्चर थोड़ा सा हेवी होगा, कल का लेक्चर थोड़ा ज्यादा कोर होगा, कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चा लोग हमारा यहीं तक कंटेंट रहेगा, आज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है अभी, हम मिलेंगे सीधा कल शाम को 5:30 बजे। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। शाम को रखता हूँ शेड्यूल। इस हफ्ते हम लोगों ने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रखा है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इट विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एट 5:30 एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड वी विल टेक एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन वीकेंड इफ रिक्वायर्ड एट ऑल। नहीं तो हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5:30 को स्टिक करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं 5:30 बजे। बच्चा लोग, विद दिस वी आर डन फॉर द डे। बाय बाय, गुड नाइट। सर बाय बच्चों, बाय। हेलो सर, हाँ डियर, बोलो। ब्लैक बॉडी इमिशन पर इमिट करती है मतलब रेडिएशन? हाँ सर, ब्लैक ब्लैक बॉडी बॉडी को सब एब्जॉर्ब कुछ करती है ना ऑब्जर्व सिर्फ? करती है और कुछ भी बाहर नहीं देती है। ऐसा नहीं है, ब्लैक बॉडी की खासियत यह है जितना एब्जॉर्ब करती है पूरा बाहर देती है। हाँ, तो कुछ बचता ही नहीं, तो ब्लैक कलर हो जाता है। कोई बॉडी ऐसा ये गलत लाइन था। कोई बॉडी अगर सिर्फ लेते रहेगी तो एक समय के साथ में भस्म हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी ना। नहीं, तो उसको मतलब येलो ब्लैक कलर दिखता है, बॉडी इसका हम मतलब जितना सब आता लेके है, येलो छोड़ता है। जितना आता है उतना जाता है, इसी को तो किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। ये हम सीखेंगे आने वाले समय में। बट यस, जितना भी आएगा उतना पूरा जाएगा, थोड़ा भी खुद के लिए नहीं रखता ब्लैक बॉडी। बहुत ही निर्छल है, लालची नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ले लो थोड़ा ही जाने दो, वो लोग ब्लैक बॉडी नहीं होते। ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी की खासियत है, जितना आया है पूरा जान देंगे, जितना आया है पूरा जान देंगे। लेकिन ब्लैक बॉडी की खासियत क्या है? जितना आता है वो पूरा ले लेता है। ग्रे बॉडी जितना आता है उसमें से थोड़ा ले लेता है और थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब करना एंड रिफ्लेक्ट करना। मतलब एब्जॉर्ब करके छोड़ना इज डिफरेंट एंड आके रिफ्लेक्ट करना इज डिफरेंट। हाँ, रिफ्लेक्ट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल पे आता उस एंगल पे जाता, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट कौन करता है? ग्रे बॉडी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ब्लैक बॉडी थोड़ा भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो अपने हिसाब से लेगा, पूरा एब्जॉर्ब करेगा और अपने शेप के हिसाब से अपने सरफेस को नॉर्मल फेंकेगा। मतलब उसका शेप अगर स्पेरिकल है तो वो पूरा के पूरा टेढ़ा मेढ़ा भी आन दो अगर तो ले लेगा, लेकिन छोड़ते वक्त वैसे ही छोड़ेगा जैसे कोई सूरज की किरणें निकलती है, प्राइमरी वेव्स या सेकेंडरी वेव्स के फॉर्म। मतलब ग्रे बॉडी में जो रिफ्लेक्ट होता है वो उतना वो बॉडी में जाता ही नहीं है ना? यस, परफेक्ट। उतना वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिविटी फॉलो करता हुआ निकल जाता है। ये हम सब कुछ इन डेप्थ सीखने वाले हैं रेडिएशन चैप्टर में। ओके, नहीं क्योंकि हमें फिजिक्स में ये सिखाया था ब्लैक बॉडी को ब्लैक इसलिए कहते हैं कि वो सारे रेस को ऑब्जर्व कर लेता है करेक्ट और लाइन है, रिटर्न में कोई वेव ही नहीं देता, इसलिए वो हमें ब्लैक कलर दिखता है। ये गलत लाइन है, लास्ट वाला लाइन गलत लाइन। कौन बोला ऐसा? गलत सर लाइन। क्योंकि अगर अब फॉर एग्जांपल हमें रेड कलर देखना हो तो वो सारे ब्लू कलर के रेज ऑब्जर्व करता है। उसी तरह से वो सर्कल का होता है ना, तो रेडिएशन के लिए अगर ब्लैक दिखने के लिए सारे वे उसने ऑब्जर्व करने चाहिए और पर्टिकुलर कलर दिखने के लिए वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ना चाहिए, तो ही वो हमें वो बॉडी का वो कलर दिखता है। एक बात समझो, आप जो बोल रहे हो आप सिर्फ ऑप्टिक्स वेव के बीच में खेल रहे हो, ठीक है। बट ठीक है, उसमें भी चलेगा। ऑप्टिक्स जो विजिबल लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, आप उसके बारे में आप बात कर रहे हो। हीट ट्रांसफर के लिए सिर्फ विजिबल लाइट जरूरी नहीं है, उसके ऊपर की वेवलेंथ, उसके नीचे की वेवलेंथ भी हीट ट्रांसफर करती है, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी थिंग, ब्लैक बॉडी ब्लैक इसलिए दिखती है बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट होके वापिस, जैसे मिरर में हमें चीजें इसलिए दिखती है क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन होता है।
हाँ लेकिन ब्लैक बॉडी में मैक्सिमम। रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ब्लैक बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है और छोड़ती है अपने हिसाब से, प्रॉपर नॉर्मल टू दी सरफेस छोड़ती है, प्रॉपर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस छोड़ती है। मतलब हमें कोई चीज दिखाई दे, हमें कोई चीज दिखाई दे, उसके पीछे कारण क्या होता है कि बराबर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके हमारे आंखों के सामने दिखती है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है वो। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी में जो आती है वो अपने हिसाब से सब छोड़ती है, अपने हिसाब से सब छोड़ती है। समझ में आया? बराबर। सर फिर अपने हिसाब से छोड़ती है तो वो विजिबल रह के ऊपर या नीचे हो गई ना। वो अगर पूरी विजिबल रेंज के बीच में देगी तो हमें वो ब्लैक बॉडी दिखेगी ही नहीं। इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ना, कि वेवलेंथ बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा। बराबर ना, वेवलेंथ हाँ विल डिपेंड ऑन द बॉडी का औकात, टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा फिर। तो वो बिल्कुल भी वेवलेंथ भी फॉलो नहीं करेगी और बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी भी फॉलो नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, जैसा आया उस नेचर से नहीं जाएगा, लेकिन जितना आया पूरा जाए। ये याद रखना बस, जैसा आया वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वैसा नहीं रहेगा जाने वाले का, लेकिन जितना आया वो पूरा जाए, वो होता है ब्लैक बॉडी। हाँ सर। चलो बच्चा लोग, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को नेक्स्ट लेक्चर है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। मिलते हैं कल शाम को 5:30 बजे, फिर कंटिन्यू करेंगे बात बिफोर लॉकिंग द लेक्चर। बाय। थैंक यू सर। बाय डियर, Sir. बाय बाय।